व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बिजनेस स्टडीज में हमने फाइनेंशियल मार्केट कंप्लीट करा था और अभी हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम लगता है, बहुत मुश्किल चैप्टर लगता है। तो आज इसके हम बेसिक्स कवर कर देंगे और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम अच्छे से आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो सबसे पहले एक फ्लो समझ लो चैप्टर का, क्या है, कैसे होना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो सब करके फिर हम आगे चलते हैं। आइए जल्दी से शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो कि चैप्टर में है क्या। देखो बहुत मुश्किल लगता है लोगों को चैप्टर, बच्चे बहुत डरते हैं इस चैप्टर से, जबकि ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है अगर समझ आ जाए। केस स्टडी आएगा इसका, डायरेक्टली आपको लाइन मिलेगा, आपको आइडेंटिफाई करना और आंसर लिखना है। तो बहुत मुश्किल तो नहीं है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। बट मैं एक बेसिक आपको बता दूं कि चैप्टर में क्या है। एक सेकेंड का टाइम दो, मेरा पेन मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। या देखो, चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो ये चैप्टर तुम्हारी जिंदगी में बहुत काम आएगा, तो मैं इस चैप्टर में थोड़ा स्लो चलूंगा क्योंकि मुझे चाहिए कि तुम्हें एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और तुम्हारे माइंड में सेट रहे, ठीक है। तो देखो दो शब्दों से मिलकर बना है फाइनेंशियल और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपने टर्म 1 में बहुत पढ़ा है, पूरा टर्म 1 में आपने मैनेजमेंट की बात करी है। मैनेजमेंट क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, उसके बाद प्लानिंग क्या है, काफ़ी आपने अच्छे से मैनेजमेंट को डिस्कस करा है। अभी यहाँ पे हमें सीखना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होता है, कि एज अ कंपनी आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, एज अ ऑर्गेनाइजेशन आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है कि एज अ ऑर्गेनाइजेशन आप किस तरीके से फाइनेंस को मैनेज करके चलते हो। तो हमें सबसे पहले इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, तो सबसे पहले तो मीनिंग देख लो कि व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज करना है, वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है आपका डिसीजंस। यहां मीनिंग में हम मीनिंग, इंपॉर्टेंस, फीचर्स वो सब कवर करते हैं, ठीक है। डिसीजंस क्या होता है सर, आप इस चैप्टर में 3 डिसीजंस पढ़ोगे कि अगर हम बात करें किसी भी कंपनी की, तो जब भी वो कंपनी को अगर काम करना है तो पैसा चाहिए। पैसे से संबंधित रिलेटेड 3 डिसीजन होते हैं जो किसी भी कंपनी को लेने होते हैं, ठीक है। सबसे पहला डिसीजन क्या होता है कि पैसा आएगा कहां से। भाई अगर बिजनेस करना है, यू नीड फंड्स, तो पैसा कहां से आएगा। क्या मैं अपना पैसा लगाऊं, क्या मैं कर्जा ले लूं, लोन ले लूं, क्या मैं शेयर इशू कर दूं, क्या ऑप्शन हो सकते हैं मेरे पास पैसे के, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनेंशियल डिसीजंस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनेंशियल डिसीजंस। इसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस या इन्वेस्टिंग डिसीजंस ये क्या है। भाई पैसा आ गया तुम्हारे पास, तुमने बिजनेस शुरू करने की सोची, अब वो पैसा लगेगा तो स्प्लिट होके ना, कुछ पैसा फिक्स कैपिटल में लगेगा कि आपने लैंड खरीद ली, मशीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, कुछ फिक्स कैपिटल। कुछ पैसा आपका लगेगा वर्किंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब हो गया, वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया कि वो पैसा आपका लग रहा है, आपकी सैलरीज जा रही है, आपकी लेबर की, आपकी मार्केटिंग में लग रहा है, आपके बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जिनको रन करने के लिए आपको बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, फ्यूल की जरूरत पड़ती है। वर्किंग कैपिटल, डेली एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट, है ना। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, पैसा इन्वेस्ट कहाँ पे करें, क्या लॉन्ग टर्म अच्छा रहेगा या शॉर्ट टर्म अच्छा रहेगा, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर आप पैसा कमाओगे तो वहां से कितना डिविडेंड आ रहा है, क्या आप रिटर्न कमा रहे हो, उसको बांटना है या बचाना है भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, ये होता है डिविडेंड डिसीजन। तो 3 डिसीजन आपको पढ़ने हैं, डिटेल में एक डिसीजन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद सर फिर इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, फिर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। सर फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, भाई प्लानिंग भी तो पढ़ा था ना, प्लानिंग, एडवांस में सोचना। तो इन तीनों ही चीजों के बारे में एडवांस में सोचना कि कितना पैसा चाहिए, कहां से आएगा, कहां पे लगाऊंगा, किस प्रकार से बिजनेस चलाऊंगा, फाइनेंस की प्लानिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इज फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ें, फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद सर क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद इसमें पढ़ना है कैपिटल स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट, सावधान इंडिया सवाल तुम्हारे एग्जाम में पक्का आ रहा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है।
सर कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? सावधान इंडिया लिख लेना इसके ऊपर, सावधान इंडिया सवाल। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? देखो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैंने कैपिटल ली है, चाहे वो अपने पैसे से लगाई हो, चाहे वो कर्जा लिया हो, तो उसका क्या स्प्लिट होना चाहिए। कितना पैसा मैं खुद लगाऊं, यानी कि कितना इक्विटी हो, या कितना पैसा मैं कर्जा लूं, कितना डेट हो। ऑप्शन तो दो ही है, या इक्विटी या डेट, या अपना पैसा लगाओगे या कर्जा लोगे। तो उसका क्या मिक्सअप होना चाहिए, कितना परसेंट इक्विटी होना चाहिए, कितना परसेंट डेट होना चाहिए, या क्या पूरा इक्विटी भी हो सकता है या पूरा डेट भी हो सकता है, कैसे बिजनेस चलेगा। तो ये जो मिक्सअप है ना, ये जो एक रेशो है डेट और इक्विटी का, इसी को हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है सर, कैपिटल स्ट्रक्चर के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर के बाद हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे लास्ट में, वो है कि वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल किस तरीके से हमें नीड होती है, किस तरीके से काम करते हैं, और किस तरीके से कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरे चैप्टर का एक सिस्टम है जो आपको पढ़ना है 1-on-1, मीनिंग, डिसीजंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल। ऑल्दो मैं ये चैप्टर पहले भी पढ़ा चुका हूँ, मैंने पढ़ाया भी हुआ है, बट बच्चे नया चाहते हैं, कुछ नया डिजिटल बोर्ड पे चाहते हैं, तो इस पे पढ़ेंगे यार, क्या हो गया, अच्छे से करेंगे, है ना। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको पढ़ना है। अब देखो बात करते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम फाइनेंशियल बिजनेस फाइनेंस की। फाइनेंस क्या है? तो मनी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, उसी को बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। फाइनेंस को जब मैनेज करूंगा तो उसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलूंगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू एफिशिएंट। एफिशिएंट समझते हो ना, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था, जहां पे सबसे अच्छे से यूटिलाइजेशन हो। एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, आपका एक्विजिशन बहुत अच्छा हो जाए, पैसा यानी अच्छे से अवेलेबल हो जाए। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, फिर अच्छी जगह से यूटिलाइज हो जाए। एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, फिर प्रॉपर्ली जितना भी पैसा कमाया, सरप्लस जो भी कमाया, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो तीन चीजें, सबसे पहले एक्विजिशन अच्छे से हो जाए, फिर इन्वेस्टमेंट अच्छे से हो जाए, यानी यूटिलाइजेशन अच्छे से हो जाए, और फिर जो पैसा कमाया उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर वे में हो जाए, कि कुछ बचा ले फ्यूचर के लिए, कुछ उड़ा दे। उड़ा दे मतलब बिजनेस पे लगा दे, है ना। अच्छा जी, इन अदर वर्ड्स इट इज कंसर्न्ड विद फ्लो ऑफ फंड्स एंड इन्वॉल्व्स डिसीजंस। फंड से रिलेटेड है और तीन डिसीजंस आ जाते हैं, पैसा आएगा कहां से, कहां लगेगा और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, देन वी हैव रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रोल कह लो, इंपॉर्टेंस कह लो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, क्यों आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आप अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करोगे, हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज, द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब देखो, फिक्स्ड एसेट्स आर समथिंग जो कि हर बिजनेस में होते हैं। अगर मुझे पढ़ाना है तो मेरे पास ये कैमरा भी मेरे लिए एक फिक्स एसेट है, काफी सालों से चल रहा है। ये बोर्ड भी मेरे लिए एक फिक्स एसेट है ना। लेकिन इनमें पैसा बहुत लगता है, बहुत पैसा लगता है। मैं इन्हें रेंट पे भी ले सकता था अगर मुझे मिल जाते आसानी से, बट नहीं मिला। बट पैसा लगता है। ऐसे ही किसी कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स एसेट्स पे बहुत पैसा लगता है। तो आपको ये मैनेजमेंट करना है कि कितना पैसा डालना है फिक्स एसेट्स में, कौन सा आपको लीज पे मिल सकता है, रेंट पे मिल सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कितना साइज और क्या कॉम्पोजिशन आपके फिक्स एसेट्स का होना चाहिए, है ना। साइज एंड कॉम्पोजिशन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कि कितना पैसा कंपनी इन्वेस्ट करेगी फिक्स एसेट्स में, कितना वर्किंग यानी करंट एसेट्स में, किस हिसाब से सारा चलेगा। उसके बाद अमाउंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स का हिसाब किताब देख लिया, अब करंट एसेट्स का हिसाब किताब देखो। सर करंट एसेट्स कौन कौन से हैं? करंट एसेट्स जो आपके रेगुलर वर्किंग कैपिटल, जो आपको बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए, है ना। तो द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड इट डिवीजन इन कैश, कितना बिल्स रिसीवेबल, कितने इन्वेंट्री, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल डिसीजंस। ठीक है, अच्छा जी। अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, आप कितना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए उठाओगे, कितना पैसा शॉर्ट टर्म के लिए उठाओगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जितनी अच्छी मैनेजमेंट होगी ना आपकी, उतने अच्छे आपके फिक्स एसेट्स में एलोकेशन होगा, उतने अच्छे करंट एसेट्स में एलोकेशन होगा, उतने अच्छे से आपको पता होगा कि कितना लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लेना है, कितना शॉर्ट टर्म के लिए लेना है ना। क्या लिखा है? अमाउंट टू बी रेज्ड फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल एज फॉर शॉर्ट टर्म डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन. The firms which have the policy of liquidation prefers to have more of long-term finance, although with that profit will decrease as company has to pay more interest on long-term debts as compared to short-term debts. यानी कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं
जिनकी पॉलिसीज इस प्रकार की होती है कि इतने टाइम के बाद वो लिक्विडेट होंगी, 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद। ऑल्दो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कोई भी ये नहीं चाहता कि कंपनी लिक्विडेट हो, कंपनी चलती रहे, बट कुछ पॉलिसीज होती हैं। तो उस सिनेरियो में वो कंपनी यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस लेती हैं कि 15 साल के लिए ले लो, बस इतना ही हमने काम करना है। तो उनको काफ़ी एक्सपेंसिव भी पड़ता है, इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी हाई है और काफ़ी समय तक वो कर्जे में डूबी रहती हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर पॉलिसी आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितना आपको लॉन्ग टर्म डेट्स लेने हैं, कितने शॉर्ट टर्म लेने हैं, किस हिसाब से आप काम करोगे। नेक्स्ट, डेट इक्विटी रेशियो पता होना चाहिए आपको, वही कितना डेट और कितना इक्विटी, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी आइटम्स हैं, यानी कि अगर आप डेट लोगे तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ेगा, है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में वो इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट होगा, फिक्स्ड खर्चा है। जबकि आप शेयर इशू करोगे तो आपको डिविडेंड देना है, वो आपको आउट ऑफ प्रॉफिट देना है, प्रॉफिट होगा तो वो आपके P&L के डेबिट में कहीं रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि मेरे प्रॉफिट एंड लॉस पे कौन सी चीज इफेक्ट डाल रही है, कौन सी चीज इफेक्ट नहीं डाल रही। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी आइटम्स आपके P&L में है, क्या उस पर इंपैक्ट आ रहा है, क्या इंटरेस्ट मेरे P&L के डेबिट में जा रहा है, जी बिल्कुल जा रहा है, खर्चा है, तो कितना कर्जा लूं, कितना इक्विटी में जाऊं, ये सब चीजें भी एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जरूरी रोल है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते क्यों है, व्हाई, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। याद रखना एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि मेरे जो ऑनर्स हैं, ऑनर्स कौन है, जो पैसा लगा रहे हैं, शेयर होल्डर्स, उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए। ऑब्जेक्टिव यही है कि उन्हें ऐसा ना फील हो कि यार नुकसान हो गया, पैसा डूब गया। तो बेसिक और मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। ये याद रखना, यही एक मेजर ऑब्जेक्टिव है, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट टेक डिसीजंस which will ultimately prove beneficial from the point of view of shareholders। उन्हें फायदा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, कितने प्रकार के डिसीजंस होते हैं, मैंने आपको बताया 3 प्रकार के डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, फाइनेंशियल डिसीजंस या फाइनेंसिंग डिसीजंस, डेट से या इक्विटी से, कहाँ लगेगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कैपिटल बजटिंग लॉन्ग टर्म को बोलते हैं, शॉर्ट टर्म को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करूँ या शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करूँ। डिविडेंड डिसीजन, जब पैसा आ जाएगा तो कितना प्रॉफिट के तौर पे बांट दूं और कितना बचा लूं। तो इन तीनों ही डिसीजंस पे हम अगली क्लास रखेंगे जिसमें हम ये तीनों ही डिसीजंस बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैंने आज आपका मीनिंग वाला पार्ट कवर कर दिया, जिसमें मैंने मीनिंग, रोल या फिर इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये कवर कर लिया। आज आप ये आराम से अपनी किताब से रीडिंग लगा लो। ये चैप्टर मैं चाहता हूँ तुम ध्यान से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, काम आएगा। केस स्टडी बहुत अच्छी आती है इसमें से, तो बहुत अच्छे से इसको समझ के चलना। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ये तीनों डिसीजंस कर लेंगे। देन जैसे मैंने आपको चार्ट में बताया है, इसी फ्लो में आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 6 में से 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे एज पर टर्म 2। 2 बचेंगे, उसको हम कवर कर लेंगे और फिर हम आगे चलेंगे हमारे एग्जामिनेशंस की तरफ। अभी बहुत सारी सीरीज भी आएंगी आप लोगों के लिए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसा टर्म 1 में पूरा रिवीजन कराया था, वो सारा रिवीजन टर्म 2 में भी करा दूंगा, टेंशन मत लेके चलना। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। थैंक यू सो मच।